वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। एक मिक्स टेस्ट लगाते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 30 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है? प्राकृतिक गैस, तारकोल, नाभिकीय विखंडन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर, जलीय इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, कैसे होगा? तारकोल से, प्राकृतिक गैस से नहीं होगा, नाभिकीय विखंडन से नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जलीय इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होगा। सी है इसका आंसर। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन सौर, पवन और जल विद्युत शक्ति जैसे नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होते हैं, उनका उपयोग करके जलीय इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन। यह जो प्रक्रिया है वो प्रदूषकों जैसे कि कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन नहीं करती। ठीक है, ये जो जलीय इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया है, ये कार्बन उत्सर्जन नहीं होता इससे। यह प्राकृतिक गैस, कोयले या नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न नहीं होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में ग्रीन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे जलीय परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एलोरा के शैलकृत मंदिर निम्नलिखित में से किन 3 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जैन, बौद्ध, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई। हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, हिंदू। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और इसका आंसर है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, यानी डी है इसका आंसर। देखिए, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं और यहाँ 34 गुफाओं का समूह है, जिनमें से 17 ब्राह्मण गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो ये हिंदू धर्म वाली ये हो गई, बौद्ध धर्म वाली, जैन धर्म वाली, टोटल 34। इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली के रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं और इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। देखिए, एलोरा के गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलाशनाथ गुफा संख्या 16 है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। तो डी करेक्ट है। नंबर 3 पर आ जाइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? गठन की बात हो रही है, बताइए इनमें से। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ये कब हुए थे? ये सन भी पूछ लेते हैं। इस बार पीसीएस में ये पूछा था, ये कब हुआ? 1974 इसका आंसर है, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी 23 वाली। ठीक है, और कई बार सीरीज में दोहराया भी है मैंने। ए है इसका आंसर फिलहाल। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। यह जो बोर्ड है वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ चुनौतियां क्या हैं? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जिनके अधिकतर
सभी विकल्प सही हो जाते हैं, स्टेटमेंट में भी सभी सभी सही हो जाते हैं। यहाँ तो 3 लेकर पूछ रहा है। विवाह की कम आयु, पोषक तत्वों का कम सेवन, किशोर माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर। अगर निम्न होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों ठीक हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है, आपकी समझ को समझने के लिए इस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं। तो भारत में किशोरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विवाह के समय कम आयु, निरक्षरता विशेष रूप से महिलाओं में, स्कूल छोड़ना, पोषक तत्वों का कम सेवन, ठीक है, किशोर माताओं का उच्च मृत्यु दर, उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV और एड्स संक्रमण की उच्च दर, शारीरिक तथा मानसिक विकलांगता या मंदबुद्धि, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब पीना और किशोर अपराध आदि। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी आंसर। इस तरह की एक अननोन रिवर भी एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी। देविका नदी का उद्गम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ठीक है, गंगा सिंधु सतलज को तो सभी पता है, सभी को पता है, लेकिन देविका नदी कहाँ से निकलती है? देविका नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर से। ए है इसका आंसर। देविका नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से होता है। यह जो नदी है वो पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, की ओर बहती हुई रावी नदी में मिल जाती है। तो एक करेक्ट है, यानी पंजाब पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची या विशिष्ट विषय? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। अलग अलग विषय हैं। जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो संघ सूची के विषय, जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची के विषय, जिन विषयों पर केंद्र भी कानून बना दे, राज्य भी कानून बना दे, वो हैं संवर्ती सूची के विषय। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है संवर्ती सूची के विषय हैं, कॉन्करेंट लिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। और भारतीय संविधान में ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से शामिल की गई। सी है इसका आंसर। देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है हाल ही में। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के विनियमन तथा पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो सी सही है इसका आंसर, संवर्ती सूची, क्योंकि संवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भारत है, यानी भारत के लगभग 20 से होकर गुजर जाती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो उन राज्यों के जिलों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे ये सारे के सारे जिले, एक चीज़ कॉमन इनमें, ये MP के जिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले हैं ये, मंडला, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जबलपुर से गुजरती है, भोपाल से गुजरती है, उज्जैन से गुजरती है, लेकिन मंडला से होकर नहीं गुजरती है। तो ए हो गया इसका आंसर। और ये MPPSC स्पेशल हो गया है प्रश्न। तो फिर देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उपर्युक्त प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं वो सभी के सभी मध्य प्रदेश के जिले हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: रतलाम से, उज्जैन से, आगर मालवा से, राजगढ़ से, सीहोर से, भोपाल से, विदिशा से, रायसेन से, सागर से, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से। तो मंडला से जिले से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं UPPCS की, यानी इन सभी टेस्ट का आप PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर 8 पर आ जाइए। साहेल क्षेत्र संबंधित है किससे? भारत, सूडान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब। साहेल क्षेत्र है ये सूडान में, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। साहेल क्षेत्र या साहेल रीजन, साहेल क्षेत्र और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक शुष्क क्षेत्र है।
साहेल जो है पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी सेमी एरिड रीजन, जो सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है। यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है? ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है इनमें? गोई, लोहित, शिवा, तवा। देखिए, लोहित तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहाँ ताप्ती की सहायक नदी पूछ रहा है। ताप्ती जो कि एक पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा की तरह, और डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। यहाँ इसकी सहायक नदी हो जाएगी शिवा। शिवा ताप्ती की सहायक नदी है, डी है इसका आंसर। देखिए, गिरना हो गई, पूर्णा हो गई, शिवा हो गई, बोरी हो गई, ये सभी चारों ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से, और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की भांति ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी यानी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने आप में एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? ये भी एक प्रश्न है। लोकटक झील, बुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील। उड़ीसा की चिल्का में नहीं है, सांभर में नहीं है, राजस्थान की वुलर में नहीं है। इसका उत्तर है लोकटक झील, मणिपुर की। देखिए, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत यानी मणिपुर के मोइरांग में स्थित सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और यह झील फुमदी नामक अनोखे तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी यानी वनस्पति, मृदा और अपघटन के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थ के विविध द्रव्यमान। और मणिपुर में लोकटक झील के जल पर तैरता हुआ केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य यानी फ्लोटिंग वन्यजीव अभयारण्य है, फ्लोटिंग बायोस्फीयर रिजर्व है ये। और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगई का निवास स्थान भी है। संगई है यानी ब्रो एंटलर्ड डियर, केवल मणिपुर में पाए जाने वाले ब्रो एंटलर्ड हिरण की एक स्थानिक और दुर्लभ उप प्रजाति है। चलिए, तो 10 प्रश्न थे ये। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।